जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पुलिस 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के मैं अपने इस नए वीडियो में, जो कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है, यह भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित दूसरा पार्ट है। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले एक बार देख लें, फिर इसको देखें। वैसे मैं इसको समझाने से पहले एक बार रिकॉल जरूर करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रमुख 3-4 एक्ट पढ़े थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। तो हम लोग आज सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग कल के कुछ जो इम्पोर्टेंट थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि इसको समझने में आसानी हो जाए कि ये कैसे आया। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, जिसके माध्यम से सबसे सर्वप्रथम कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश इम्फे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनियों को चलाने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्यों से चुने जाते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके माध्यम से संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल के जो पावर थे उसको और बढ़ा दिए गए। उसमें जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4 हुआ करते थे सदस्य, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के अन्य जो 3 सदस्य कर दिए गए, और जो भी बिल कोई होता था उसे पारित करने के लिए सिर्फ एक सदस्य की आवश्यकता होती थी गवर्नर जनरल को पास करने के लिए कोई बिल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1786 का अधिनियम, जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल अपने किसी विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके अपने निर्णय को लागू कर सकते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, और ये दोनों शक्तियां जो है कार्नवालिस को प्राप्त थे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस नए टॉपिक पे, जो हम लोगों ने कल शुरू किया था उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 1786 का अधिनियम तक पढ़े थे, और अब शुरू करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इस चार्टर एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम कंपनियों के शासन व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तथा इसके माध्यम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, उसके सदस्यों को अब भारत के राजस्व से वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद है हम लोग का 1713 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनियों के शासन व्यवस्था को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, तथा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आज्ञा दी गई। इस राजलेखा के माध्यम से भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च के लिए दिए जाने का व्यवस्था किया गया। कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापारियों के साथ एकाधिकार बनाए रखा गया। इसके बाद है हम लोग का 1813 का राजलेख। इसके माध्यम से सबसे पहले 20 वर्षों के लिए पुनः कंपनियों के शासन व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। इसके माध्यम से चीन तथा चाय के व्यापारियों के साथ भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल भारत के विलियम बेंटिंग हुए। इसके बाद है विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल के विधि परामर्श के लिए एक सदस्य के चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1834 में 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में लॉर्ड
लॉर्ड एल्वेनरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो आइए हम लोग अब इसको जो लिखे हैं एक बार ऐसे देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग की और तैयारी हो जाए। तो सबसे पहला है 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसके माध्यम से चार्टर एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम नियंत्रक मंडल, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं हम लोग, के सदस्यों के भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था शुरू की गई। जैसा हमने आप लोग को बताया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, उसके सदस्यों को अब भारत के राजस्व से वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद 20 वर्षों के लिए कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। फिर हमने पढ़ते हैं हम लोग 1813 का राजलेखा है। इस राजलेख के माध्यम से कंपनियों के शासन को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। फिर ये है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। उसके बाद भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया। उसके बाद था कंपनी के व्यापारियों का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा चीन और चाय के साथ एकाधिकार बनाए रखा गया। अगला हम लोगों ने पढ़ा 1813 का राजलेखा एक्ट। इसके माध्यम से कंपनी का एकाधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर चीन तथा चाय के व्यापारियों के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल भारत के बैंटिंग हुए। उसके बाद देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो इसमें ऐसे प्रमुख 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, उसको हम लोग जानते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। तो इसमें पूछता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसमें पूछता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। और पूछता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, मतलब विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। पूछता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा कब दी गई। तो इसका आंसर होगा कि 1813 का राजलेख के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। पूछता है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट राजलेखा के माध्यम से। पूछता है कि किसके माध्यम से पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 का राजलेखा एक्ट के माध्यम से। अगला हम लोग का है 1853 का राजलेख। इसके माध्यम से बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1853 के राजलेख के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति नामजदगी के स्थान पे अब परीक्षा का आधार बनाया गया। निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य हुआ करते थे, इसको घटा करके अब 18 कर दिया गया। जो कंपनी विधि के जो सदस्य हुआ करते थे, अब उसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला हम लोग का है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन अब कंपनियों के हाथ से छीनकर अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसके माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, उसको रद्द कर दिया गया। उसके स्थान पर भारत सचिव की स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भारत परिषद की स्थापना की गई।
भारत परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव हुआ करता था। इसके माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं जो प्रमुख बिंदु हैं, और मैंने जो आपको बताया लगभग वही लिखा भी है। तो एक बार अगर इसी देख लेंगे तो और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोग ऐसे इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसे ज़रूर हल करके आएंगे। आइए देखते हैं। तो 1853 का राजलेख। तो इसका प्रथम बिंदु है बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। दूसरा बिंदु है विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का अब पूर्ण सदस्य बना गया। ये विधि सदस्य वही है जो 1833 के राजलेख के माध्यम से 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। अब उसी को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला बिंदु है कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले जो नामजदगी के से होती थी, अब उसे प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया। अगला बिंदु है निदेशक मंडल। जो पहले निदेशक मंडल में पहले 24 सदस्य हुआ करते थे, अब उसके स्थान पे 18 कर दिया गया। फिर अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन अब कंपनियों के हाथ से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसका अगला बिंदु है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से स्थापित किया गया था, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से बनाया गया था, इसको रद्द कर दिया गया तथा इसके समस्त अधिकार को अब भारत सचिव के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव की अगला बिंदु है भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। ये जो भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। भारत के अब गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो इसमें अब हम लोग एक बार देखते हैं कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का प्रथम वायसराय हुआ वही अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। तो आज जो भी प्रमुख बिंदु थे मैंने इसको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, और जो भी कमी रह गई हो उसे कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद।